बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा ड्रामा है दैट्स अ मॉडर्न ड्रामा वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय सैमुअल बेकेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है और ये ड्रामा काफ़ी लंबा है, सो इसके दो ही पार्ट्स बनेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑथर, की फैक्ट्स, सेटिंग, कैरेक्टर्स, एब्सर्ड ड्रामा, क्योंकि ये ड्रामा जो है एब्सर्ड ड्रामा है। सो एब्सर्ड ड्रामा है क्या, एब्सर्ड ड्रामा के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और लास्ट में थीम। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट ऑथर, जिसका फुल नेम है सैमुअल बर्सले बेकेट, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13 अप्रैल 1906 आयरलैंड में हुई थी और डेथ इसकी 22 दिसंबर 1989 पेरिस में हुई थी। ये एक ऑथर थे, क्रिटिक थे और प्ले राइट मीन्स ड्रामेटिस्ट थे और इसने नोबेल प्राइज़ जो इसे मिली थी वो 1969 में। और इसने जो है ये ऑब्वियसली एक फ़्रेंच राइटर थे, तो इसने फ़्रेंच और इंग्लिश दोनों में लिखा और ये फेमस इसी ड्रामे से हुए थे, क्योंकि जब ये ड्रामा रिलीज़ हुआ था मीन्स जब पब्लिश हुआ था तो इसका जो नाम था वो एन अटेंडेंट गॉडॉट, ये एक फ़्रेंच वर्ड था, मीन्स फ़्रेंच के नाम से इन्होंने रखा था। फिर इसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया था, इसने ख़ुद इस ड्रामे को ट्रांसलेट किया, वेटिंग फॉर गॉडॉट रख दिया। द 1960s में were a period of change for Beckett. He found great success with these plays across the world. Invitations came to attend rehearsals and performance which lead to a career as a theatre director. तो इस ड्रामे से जब इसे पॉपुलैरिटी मिली तो इसे डिफरेंट जगह से ऑफ़र्स आने लगे और इस तरह ये इसने लीड किया जो है थिएटर डायरेक्टर के तौर पे। इन 1961 ही सीक्रेटली मैरिड सुज़ैन who took care of his business affairs। तो इसने सीक्रेटली जो है अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट की और इस तरह से डिफरेंट जगह से ऑफ़र्स आने लगे लिखने के, जैसे रेडियो, सिनेमा और BBC वगैरह। इसके की फैक्ट्स की बात करें तो ये 2 एक्ट प्ले है और ये दोनों इसके जो एक्ट है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, मीन्स इसकी समरी देखेंगे एक्ट 1 और एक्ट 2 की, और साथ में इसके जो थीम होंगे वो भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है ये है एक ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी से मुराद ये है कि जब ऐसा ड्रामा या ऐसा नावल जिसमें कॉमेडी और ट्रेजिडी दोनों के एलिमेंट्स हो। तो ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था फ्रेंच में इन 1952। उस वक्त इसका नाम था एन अटेंडेंट गॉडॉट और इस तरह ये पब्लिश हुआ फिर इंग्लिश में 1954 में और इसने ख़ुद ये ट्रांसलेट किया था। इसी तरह इसको लिखा गया था 1948 के 1949 के बीच में। और ये जैसे मैंने बताया एब्सर्ड ड्रामा है। तो एब्सर्ड ड्रामा है क्या, ये आगे हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और थीम। अब आते हैं सेटिंग की तरफ। तो सेटिंग इसकी हुई है कंट्री रोड नियर अ लीफलेस ट्री, जिस पे कोई पौधे नहीं होते, ऐसे दरख्त के साथ इसकी सेटिंग भी है। और जहाँ पे 2 बंदे होते हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रेगन, वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ अ नेम लाइक गॉडॉट, मीन्स एक ऐसे बंदे के लिए वेट कर रहे जिसका नाम है गॉडॉट, लेकिन ये बंदा इन्हें आखिर तक नहीं मिलता। इसके करेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला करेक्टर हमारे पास है वो है व्लादिमीर। सो पहला करेक्टर जो है व्लादिमीर है और ये जो है मेन करेक्टर है, और जो इसका फ्रेंड है एस्ट्रेगन, ये इसे डीडी बुलाता है और फिर इससे जो है एक बॉय एड्रेस करता है, मीन इसके पास आता है, जो इससे मतलब मिस्टर एल्बर्ट के तौर पे एड्रेस करता है। ही सीम्स टू बी द मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मेच्योर ऑफ द 2 मेन करेक्टर्स। अब व्लादिमीर और स्ट्रेगन में जो है व्लादिमीर ये ज़्यादा मेच्योर है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जब हम इसकी समरी देखेंगे एक्ट 1 और एक्ट 2 में तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि व्लादिमीर वाकई रिस्पॉन्सिबल है और स्ट्रेगन का जो है ख्याल रखते हैं। दूसरा करेक्टर हमारे पास है वो है एस्ट्रेगन। एस्ट्रेगन जो है ये सेकंड करेक्टर, मेन करेक्टर है और व्लादिमीर जो है इसे गोगो बुलाते हैं, और लेकिन एस्ट्रेगन जो है व्लादिमीर को क्या बुलाता है, डीडी। ही सीम्स वीक एंड हेल्पलेस, और जैसे मैंने बताया ये वीक होता है, हेल्पलेस होता है, और क्योंकि व्लादिमीर जो है इसकी हमेशा हेल्प करते हैं और इस तरह इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। ही आल्सो हैज़ अ पोर मेमोरी, इसकी पोर मेमोरी होती, चीज़ें इसे याद नहीं रहती। एंड एज व्लादिमीर हैज़ टू रिमाइंड हिम द सेकंड एक्ट ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड द प्रीवियस नाइट, क्योंकि सेकंड एक्ट में जो हो मतलब फर्स्ट एक्ट में जो होता है ना, तो इससे जो है रिमेंबर मीन्स रिमाइंड कराता है कौन,
व्लादिमीर, क्योंकि इसे भूलने की बीमारी है, मीन्स चीज़ें जल्दी भूलता है। फिर उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है वो है पोज़ो। पोज़ो जो है ये व्लादिमीर और एस्ट्रेगन के जो हैं पास से गुज़रते हैं, जहाँ पे व्लादिमीर और एस्ट्रेगन दरख्त के नीचे वेट कर रहे थे किसका, गॉडॉट का। अब ये गॉडॉट जो है ये कोई इसे मतलब गॉड समझता है, कोई इसे ह्यूमन बीइंग समझता है, लेकिन ये आखिर तक इन्हें नहीं मिलता, मतलब इनके पास नहीं आता व्लादिमीर और एस्ट्रेगन के पास। सो पोज़ो जो है यहाँ से गुज़रते और ये दोनों उधर वेट कर रहे होते हैं, मतलब इनसे फिर मुलाकात होती है। सेकंड एक्ट में क्या होता है कि जो पोज़ो है वो ब्लाइंड होता है और उसे याद नहीं रहता कि लास्ट नाइट जो है वो व्लादिमीर और एस्ट्रेगन से मिला था। फिर हमारे पास आता है लकी। ये लकी जो है पोज़ो का स्लेव होता है और ये जो पोज़ो के बैग्स वगैरह होते हैं उसको कैरी करता है। इन एक्ट 1 ही इंटरटेन्स बाय डांसिंग एंड थिंकिंग। ये सोचता है और डांस करता है, मतलब व्लादिमीर और एस्ट्रेगन को जो है इंटरटेन करता है उस वक्त। और इसके बाद इन एक्ट 2 ही इज़ डम। दूसरे एक्ट में ये जो है गूंगा होता है। अब हमारे पास करेक्टर आता है वो है बॉय। ही अपीयर्स एट द एंड ऑफ ईच एक्ट टू इन्फॉर्म व्लादिमीर दैट गॉडॉट विल नॉट बी कमिंग दैट नाइट। तो ये लड़का जो है मतलब व्लादिमीर और एस्ट्रेगन के पास आता रहता है कि गॉडॉट जो है आज रात भी नहीं आएंगे। फिर ये अपनी एक स्टोरी बताता है अपने बारे में और अपने भाई के बारे में, ये हम समरी में देखेंगे। इन द सेकेंड एक्ट ही इंसिस्ट दैट ही हैज़ नॉट देयर द प्रीवियस नाइट, ही वॉज नॉट देयर द प्रीवियस नाइट। और इसके बाद हमारे पास आता है करेक्टर वो है गॉडॉट, द मैन फॉर होम व्लादिमीर एंड एस्ट्रेगन वेट। तो ये वही गॉड समझो या ह्यूमन बीइंग समझो, क्योंकि इसके लिए जो है ये दोनों वेट कर रहे होते हैं एक दरख्त के नीचे। बट गॉडॉट जो है कभी भी अपेयर नहीं होते पूरे प्ले में, एक्ट 1 और एक्ट 2 दोनों में अपेयर नहीं होते। हिज नेम एंड करेक्टर्स आर ओपन थॉट टू रेफ़र टू गॉड। तो इसका नाम जो है ऑब्वियसली गॉडॉट रेफ़र करता है कि ये कोई गॉड होगा। अब हमारे पास आता है एब्सर्ड एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये है क्या? देखो ये ड्रामा जैसे मैंने बताया कि ये एब्सर्ड ड्रामा है। तो एब्सर्ड, सबसे पहले एब्सर्ड को देखते हैं कि एब्सर्ड है क्या। एब्सर्ड वर्ड का मतलब क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो जो इर्रेशनल हो, जिसमें कोई मंतक ना हो, मींस इलॉजिकल हो, इसमें कोई सेंस ना हो, उसको हम जो है एब्सर्ड कहते हैं। इसी तरह अगर थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात करें, व्हेन वी आर गिविंग सेंस टू सेंसलेस थिंग्स दैट आर कॉल्ड थिएटर ऑफ एब्सर्ड। जब आप किसी सेंसलेस चीज़ को सेंस देने की कोशिश करते हो उसको हम कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड ड्रामा है क्या? द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज़ अ मूवमेंट। ये एक मूवमेंट थी और कब स्टार्ट हुई थी? 1940 और 1960 के बीच में। एब्सर्ड ड्रामा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एल्बर्ट कैमस थ्रू हिज फिलॉसफी ऑफ एब्सर्डिज्म। तो ये जो पॉपुलरिटी इस एब्सर्ड ड्रामे को मिली थी वो किसने दी थी? एल्बर्ट कैमस। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कैमस बिलोंग टू द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार्स एंड इन हैंस। तो ये उस वक्त की बात है जब वर्ल्ड वार्स मतलब हो रहे थे। उस वक्त वर्ल्ड वार 1 भी हो चुकी थी और वर्ल्ड वार 2 भी। तो इसने देखा कि लोग जो हैं बड़ी तादाद में मर रहे हैं। तो इसने बिलीव ये किया कि ज़िंदगी में जो है लाइफ का कोई मीनिंग है ही नहीं, दैट एवरी पर्सन गिव्स हिज ओन मीनिंग टू इट, कि लोग जो है लाइफ को कोई ना कोई मतलब मीनिंग देते हैं। When first performed, these plays shocked their audiences. They were startlingly different than anything that had been previously staged. In fact, many of them were labeled as anti-plays. अब ये जब एब्सर्ड ड्रामा का आगाज़ हुआ तो उस वक्त क्या हुआ था? लोग जो ऑडियंस थे वो शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह ड्रामा देखा ही नहीं था। और इस तरह जो है कुछ लोगों ने तो इसे एंटी प्लेस कहा गया, मींस जो कहते हैं ना मोहर लगा दी, मतलब इसको लेबल किया कि ये जो है एंटी प्लेस है। लेकिन बहुत से राइटर्स को इन्हीं प्लेस की वजह से जो है पॉपुलरिटी मिली थी। जैसे ये आज जो हम प्ले डिस्कस कर रहे हैं सैमुअल बेकेट की वेटिंग फॉर द गॉडॉट, इसी ड्रामे की वजह से, इसी एब्सर्ड ड्रामे की वजह से इसे पॉपुलरिटी मिली थी। और इस तरह अगर दिस फोर्थ पॉइंट की बात करें, इन अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई एंड डिफाइन दिस रेडिकल मूवमेंट, Martin Esslin coined the term the
theater of the absurd in his 1960 book of the same name। अब 1960 में क्या हुआ था, जो मार्टिन एस्लेन थे उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक में इसने क्या कहा कि ऐसे ड्रामों को उन्होंने कहा थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ड्रामे हैं, तो उसने इसको क्वामीन्स ये नाम दिया था उस वक्त। मार्टिन एस्लेन कंसिडर्ड 4 प्ले राइट्स। स्टार्ट में इसने 4 प्ले जो ड्रामेटिस्ट थे उनके नाम लिखे थे, जिसमें सैमुअल बेकेट, इंजन लोन्स्को, आर्थर एडमोव एंड जेन जेनेट एज लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। तो इनको लीडर माना था इसने ये 4 बंदों को। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद हैरोल्ड पिंटर वाज आल्सो इंक्लूडेड इन हिज ग्रुप एंड सम ऑफ द वर्क्स ऑफ टॉम स्टॉपार्ड, एडवर्ड एल्बे एंड जेन लार्डियो वर आल्सो क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू एब्सर्डिस्ट थिएटर। तो इनको भी फिर मतलब उस चीज़ में जो है शामिल किया गया था उस बुक में कि ये भी जो है मतलब एब्सर्ड ड्रामे जो है प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिश कराते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, और ये जो राइटर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये इसके लिए मतलब एब्सर्ड वर्ड यूज़ हो, तो उन्होंने बिल्कुल ये वर्ड पसंद नहीं किया था और उन्होंने ये कहा कि इस तरह ड्रामों को जो है एंटी थिएटर का नाम दिया जाए या न्यू थिएटर मींस न्यू थिएटर प्लेस या एंटी थिएटर प्लेस ये नाम दिया जाए। और लेकिन जो इसके जो राइटर थे मतलब जिसने ये बुक लिखी थी मार्टिन एस्लेन, उसने क्या किया था, उसने इन ड्रामों का जो नाम रखा था वो एब्सर्ड प्लेस रखा था। मतलब उसने जो रेफरेंस दी थी इन ड्रामों के हवाले से उसका नाम इन्होंने रखा था एब्सर्ड ड्रामास। अब आता है ये पॉइंट, ये बिसाइड्स दीज अदर प्लेराइट्स लाइक टॉम स्टॉपार्ड, आर्थर कॉपइट एंड फ्रेडरिच डर्मेट, फर्नेडो अरबेल, एडवर्ड एल्बे, N.E. Sampson, Boris Vian, Peter Weiss, Wycliffe Havel and Jane Tordio were also associated with this theatre। तो ये फिर दूसरे राइटर्स थे उनको भी ऐड कर दिया गया। These playwrights formally grouped under the label of the absurd attempt to convey their sense of bewilderment, anxiety and wonder before the inexplicable universe। तो इसके कुछ थीम्स बताए गए हैं, ये आगे हम देखेंगे कि इस ड्रामे के एक्चुअल थीम्स है क्या। इसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें एब्सर्ड ड्रामे की, तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है वो है क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस। एब्सर्ड प्लेज रेज सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस लाइक व्हाई आर वी अलाइव एंड व्हाई वी हैव टू डाई एंड व्हाई देयर इज़ इनजस्टिस एंड सफरिंग। तो ये अपने ड्रामों में जो है ये क्वेश्चन रेज करते रहते हैं कि क्यों हम दुनिया में है, क्यों और हमें क्यों पैदा किया गया है और हम क्यों मरेंगे और हमारे साथ जो है इनजस्टिस क्यों होती है या हम क्यों जो है मुसीबतों या गमों को झेलते हैं। इसी तरह डिस्ट्रस्ट इन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में ये बताया गया कि जो लैंग्वेज है वो मीनिंगलेस कम्युनिकेशन है और स्टेरियोटाइप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, बिकॉज जो अल्फाज होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते द एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस, कि इंसान के वजूद क्यों है इस दुनिया में। इलॉजिकल स्पीचेस एंड मीनिंगलेस प्लॉट्स, अच्छा इसमें इस ड्रामों में जो है आपको प्रॉपर प्लॉट देखने को नहीं मिलेगी, तो थ्रू illogical speeches and meaningless plots they wish to establish a feeling of freedom to make their own worlds। तो इन ड्रामों में जो है कोई प्लॉट्स की कोई सेटिंग नहीं होती और ये जो है अपनी एक दुनिया बनाने की मतलब एक कोशिश करते हैं ये जो एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट होते हैं। री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैंस communion with the universe, they attempt to restore the importance of myth and rituals in the life of man and make them aware of the ultimate realities of their life। तो एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट जो होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि इंसान को जो है जो लाइफ से रिलेटेड रिलेटिव्स होती हैं उसके बारे में बताए। वेटिंग फॉर गॉडॉट में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एक्ट्स मतलब जो एक्ट 1 और एक्ट 2 में जो हमारे पास जो मेन कैरेक्टर्स है व्लादिमीर और एस्ट्रेगन, उसमें भी ये लोग यही कोशिश करते हैं कि इंसान को जो है जो लाइफ की जो रियलिटीज़ है उसके बारे में बताएं। एम्फसाइज एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, इसी तरह एब्सर्डिस्ट फोर्स यूज़
us to look at our abstract values of life like love and family. Thus, we may hope to accept the absurdity of life and try to find values in a world devoid of them. और जो ड्रामेटिस्ट होते हैं, स्पेशली जो एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें फोर्स करते हैं कि हम जो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ जैसे लाइफ और लाइक लव एंड फैमिली के बारे में जो है मतलब लुक करें. थस वी मे होप टू एक्सेप्ट द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ एंड ट्राई टू फाइंड वैल्यूज़ इन अ वर्ल्ड डिवॉइड ऑफ देम, ताकि हम ये एक्सेप्ट करें कि लाइफ में जो है एब्सर्डिटी है. इसी तरह विजनेस अबाउट टाइम, प्लेस एंड करेक्टर, मतलब इनमें कोई जो है कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई प्लेस, कोई करेक्टर्स इन देयर प्लेस एज दे फील दैट देयर इज़ नो पास्ट, क्योंकि ये ऐसा शो कराते हैं कि कोई पास्ट कोई फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करती. ओनली द रिपीटिशन ऑफ द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट पे जो है ज़्यादा फोकस करते हैं जो एब्सर्डिस्ट ड्रामेटिस्ट होते हैं. लेक ऑफ कम्युनिकेशन अमंग करेक्टर्स के दरमियान जो है लेक ऑफ कम्युनिकेशन होती है. इसी तरह लैंग्वेज इन एन एब्सर्डिस्ट प्लेस ओपन डिसलोकेटेड, लैंग्वेज की जो है डिसलोकेशन होती है. एंड फुल ऑफ क्लीशेज़ जो हैं इसमें होती है. और क्लीशेज़ का मतलब है जब आप एक ही चीज़ को बार बार दोहराने की कोशिश करते हो जो अपनी ओरिजिनलिटी खो दे, तो उसको हम क्लीशेज़ कहते हैं. तो एब्सर्डिस्ट जो होते हैं ना, जो ड्रामेटिस्ट होते हैं, वो भी क्लीशेज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. पंस जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है, रेपिटिशंस और नॉन सेकेटरीज. सो इसकी अगर थीम की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मीनिंगलेस वर्ल्ड, क्योंकि इनका जो मेन थीम होता है जो एब्सर्डिस्ट ड्रामेटिस्ट होते हैं वो जो है ये कहते हैं कि लाइफ की जो है कोई वैल्यू नहीं है, हमने एक दिन मरना है, तो हमें मतलब फाल दुनिया में आ गए. और इसी तरह आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल, एंजाइटी, एलिनेशन, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे ये वेटिंग फॉर द गॉडॉट में, कि उसमें भी आप लोगों को एंजाइटी देखने को मिलेगी कि जैसे दो मेन कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर और एस्ट्रेगन, वो जो हैं जो स्पेशली जो एस्ट्रेगन है वो बार बार व्लादिमीर को यही कहता है कि लेट्स कमिट सुसाइड. तो ये एक एंजाइटी की निशानी है. इसी तरह एलिनेशन, उनमें जो है मतलब एक अलाइदगी होती है, मीन्स लोनलीनेस को लाइक करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा. उसमें हम समरी 1 और एक्ट 1 और एक्ट 2 की जो है समरी देखेंगे और साथ में उसके थीम और सिंबोलिज़म को देखेंगे. सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इस ड्रामे के. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.